नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगे कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपने नए वीडियो का। तो 2 मई 2023, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। देखिए आज थोड़ा इम्पोर्टेंट ये वीडियो सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानने को और रिवाइज करने को मिलेगी। तो इसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो हाल ही में नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। वो कौन है? वो है A.K. मोहते को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अजीत कुमार मोहिते हु सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ बाक, ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके जो है हाल ही में डायरेक्टर भी थे। इससे पहले वो वहीं के डायरेक्टर थे। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। डॉक्टर मोहिते हैज सक्सीडेड K.N. व्यास। जो चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, वो कौन थे अभी? इससे पहले वो थे K.N. व्यास। ही हैज़ बीन सर्विंग एज डायरेक्टर बार्क सिंस मार्च 2019। 2019 से जो A.K. मोहिते साहब थे, ये डायरेक्टर थे किसके? बार्क के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी comes directly under the Prime Minister's office, and since its inception in 1954 has been engaged in the development of nuclear power technology, applications of radiation technologies in the field of agriculture, medicine, industry and basic research। ये डायरेक्टली आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के, जो कि 1954 में इसको बनाया गया था पहली बार। एंड ये न्यूक्लियर पावर जितने भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हेल्पफुल, उसके डेवलपमेंट को मद्देनज़र ये काम करता है। एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड बेसिक रिसर्च। तो जो न्यूक्लियर पावर है, जो टेक्नोलॉजी है उसको उस फील्ड में ये जो कमीशन है काम करता है। और ये डायरेक्टली किसके अंडर आता है? PMO के ऑफिस के अंदर आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो डिपार्टमेंट है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है A.K. मोहिते साहब को इनको दी गई है। बार्क ये बना था 1954 में, और इसका हेड क्वार्टर है ये टुम्बले बॉम्बे में। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि डॉक्टर हमी जहांगीर बाबा द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो जान लेते हैं ये कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये पंकज सिंह, आप सबको पता ही होगा, इनका अभी ये साइक्लिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। शांतनु रॉय को बनाया गया है CMD ऑफ BEML लिमिटेड। एंड संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह, ये कौन बना है? मिलिट्री एडवाइज़र ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो ये कुछ हाल फिलहाल में हुए अपॉइंटमेंट्स थे, जो कि आपका रिवीजन भी होगा इससे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ LIC। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी LIC, इसके नए चेयरमैन, और कह सकते हैं कि नए ये मार्च से ही इस पद पर थे, लेकिन पिछले जो चेयरमैन थे उनका कार्यकाल पूरा होने के साथ ये इन चेयरमैन थे। तो अब इनकी फुल प्रूफ नियुक्ति हो चुकी है। तो ये इनका नाम है, ये हो जाते हैं सिद्धार्थ मोहिते। सिद्धार्थ मोहिते 1985 एज अ ट्रेनर इन्होंने LIC के साथ अपना कार्यकाल जो है स्टार्ट किया था। और ये पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है पद पर रह चुके हैं, जैसे ये CEO थे LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। तो अब इनको नई जिम्मेदारी दी गई है एज अ चेयरपर्सन ऑफ LIC। अब थोड़ा LIC के बारे में पढ़ लेते हैं कि LIC आप सबको पता होगी, हमारे भारत की सबसे जाने मानी और सबसे ऊंची
तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 3000 से भी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, और 1 मिलियन से ज़्यादा एजेंट इसमें काम करते हैं, और 31 लाख करोड़ का इसका 2021 में टर्नओवर रहा है। तो थोड़ा अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो हमने ये ऑप्शंस दिए हैं। श्रीकांत एम भंडिया अवार्ड, ये जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के कौन बने हैं चेयरमैन, कौन बने हैं श्रीकांत एम भंडाई अवार्ड, ये जो है चेयरमैन बने हैं। एन कामकोडी ये MD और CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO बने हैं। रत्नाकर पटनायक ये LIC के इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, LIC में ही इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ये बने थे हाल फिलहाल में। तो ये जो है इम्पोर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स है, वो आपका रिवीजन जो है इसके थ्रू हो गया। इसी के साथ पिछले हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स, हाल फिलहाल में जो हुए अपॉइंटमेंट्स है, और काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर। पहले नंबर पर रजनीश कर्नाटका, जो कि MD और चेयरमैन बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के। देवदत्ता चंद MD बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। हाल फिलहाल में देवदत्ता चंद कौन बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के MD बने हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नेस्कॉम, आपने पढ़ा होगा नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बनाया गया है अनंत महेश्वरी को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी जो प्रेसिडेंट हैं। चौथे नंबर पर आता है हम महावीर सिंह फोगाट, ये MMA1 के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर A माधव राव, इनको बनाया गया है CMD ऑफ भारत डायनोमिक्स के CMD कौन बने हैं A माधव राव। और ऋषभ पंत बिलीव एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स, रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव ये बने हैं जियो सिनेमा के एम्बेसडर। एंड अरुण सिन्हा ये NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके चेयरमैन बने हैं। तो ये कुछ हाल फिलहाल में हुए अपॉइंटमेंट्स थे जो कि आपका रिवीजन हो गया इससे। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिसेंटली एमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन डैश पास्ड अवे, तो ये आप देख सकते हैं ये शख्स, इनका नाम है रंजीत गुहा, ये जाने माने हिस्टोरियन थे, ये अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया, बड़ी दुख की खबर है। ये इंडिया के सबसे कह सकते हैं सबसे पुराने हिस्टोरियन जो हैं हाल फिलहाल जो भी जिंदा थे, वो भी इनका निधन हो गया है। ये मूल रूप से बांग्लादेश में पैदा हुए थे, और इनका ये अभी ऑस्ट्रेलिया के वियना में रह रहे थे, वहाँ इनका निधन हो गया। तो ये सतीक कौशिक जो एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे, इनका भी निधन हो गया था। ममू कोया इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया ताकि एक अलग क्वेश्चन ना बनाना पड़े। ममू कोया ये एक मलयालम एक्टर थे, उनका एक्टर इन 450 से ज़्यादा मलयालम फिल्म में इन्होंने अपनी भागीदारी दी थी, तो इनका भी हाल अभी निधन हो गया है। एंड त्रिलोचन कानुंगो ये एक इकोनॉमिस्ट थे ओडिशा के। एंड बीजू जनता दल जिसका जो नवीन पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है, उस पार्टी से भी बिलोंग करते थे, तो इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। और जान लेते हैं कुछ और जो कि इससे रिलेटेड कुछ हाल फिलहाल में जिसके जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनका निधन हुआ है। तो एन गोपाल कृष्णन देखिए, ये भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। हाल फिलहाल में मतलब कि एक नया क्वेश्चन बनाने से बेटर है कि जो एक क्वेश्चन है उसमें ही रिसेंटली जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसमें डाल दिया जाए। तो एन गोपाल कृष्णन ये इम्पोर्टेंट है, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये एक जाने माने साइंटिस्ट थे, इन्होंने शुरुआत की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना जो करने वाले ये कौन थे, एन गोपाल कृष्णन, ये इनका निधन हो गया है। ये साइंटिस्ट भी रह चुके हैं CSIR
जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो काफ़ी दुखद खबर है, इनका निधन हो गया है। एंड हम कुछ पढ़ लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ। तारिक, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, उनका निधन हो गया था। तारिक फतेह, जो कि एक कैनेडियन, पाकिस्तानी कैनेडियन, जिसको बोल सकते हैं हम, ऑथर भी थे, होस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, वो उनका निधन भी हो गया था। केशव महिंद्रा, ओल्डेस्ट बिलियनर, केशव महिंद्रा ओल्डेस्ट बिलियनर, इनका भी निधन हो गया था। एंड सलीम दुरानी क्रिकेटर, इनका भी निधन हो गया था। एंड गॉर्डन मोरे, को फाउंडर ऑफ इंटेल, इनका भी हाल फिलहाल में अभी निधन हो गया था। तो ये कुछ रिसेंटली हुए जो डेथ हैं उनका जो है एक हमने रिवीजन कर लिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ फूड इनक्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका ये ऑर्गेनाइज किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। The first edition of Food in Conclave here with over 100 of countries' top agri-food industry leader gathering to engaging in intense network meeting to discuss key challenges and opportunities for the growth of the Indian agri-food sector। तो हुआ क्या है कि 100 से ज़्यादा कंपनीज के लोग वो इसमें भागीदारी ली है, ताकि हम एक जो तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ का फूड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ और जो चैलेंजेस हैं उसको मिटिगेट कर पाएँ, और जो अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़, संभावनाएं किसमें, इंडियन एग्रीकल्चर फूड सेक्टर में, उसको तलाश पाएँ और उसमें फर्दर डेवलपमेंट कर पाएँ। The event will have 5 thematic tracks that cover different aspects of the agri-food sector. Agriculture, edible oil, yellow, dairy, meat, poultry and aquaculture will be the main focus area। ये जो कुछ जो एरियाज दिए गए हैं, ये इन पर इस फूड कॉन्क्लेव में चर्चा हुई, डेवलपमेंट्स हुए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये सब इस फूड कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि स्टेट में इन्वेस्टमेंट आ सके और स्टेट का ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हो सके। तो अब जान लेते हैं तेलंगाना एज अ स्टेट के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। एंड इसके सीएम हो जाते हैं चंद्रशेखर राव, और गवर्नर होते हैं तमिलिसैन सौंदर्य राजन। लेजिस्लेटिव असेंबली में 119 सीट है तेलंगाना की, लोकसभा में 19 सीट और राज्यसभा में इसमें 7 सीटें हैं। देखिए, तेलंगाना में पढ़ने को बहुत कुछ है। वहाँ की लेक्स, रिवर्स, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, लेकिन आज हम मोस्टली फोकस करेंगे लेक पर। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लेक पर फोकस करेंगे। जो लेक आप तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगी, उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। कुछ याद आपको सिंपल ट्रिक, अलुवल चेरूफ और दुर्गम चेरूफ को सीक्रेट लेक भी हम कहते हैं। अलवल चेरू और दुर्गम चेरूफ, ये 2 नाम हो गए। अब आ जाते हैं हिमायत सागर और हुसैन सागर, काफ़ी फेमस लेक है। एंड ओस्मान सागर, आपको पता होगा हुसैन सागर जो है ये हार्ट शेप में है, हार्ट शेप में इसकी फॉर्मेशन है। और इसको बनाने में किसने बनाया था? इसको इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1563 में इसको बनाया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है। और उसके बाद आता है हुसैन सागर। ये 3 जो है सागर के नाम से है, हिमायत सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये 3 सागर के नाम से होगी। और अब आते हैं सैफिलगुदा लेक एंड सरूर नगर लेक और समीरपेट लेक। तो ये 3 हो गए एस से। कौन कौन से? साफिलगुदा, सरूर नगर एंड शामिरपेट लेक। तो 8 लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस में, कहाँ पर?
तेलंगाना स्टेट में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने लेक्स के बारे में पढ़ा जो कि है तेलंगाना में। ऐसे ही आगे जब तेलंगाना की बात आएगी तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ लेंगे या नेशनल पार्क पढ़ लेंगे, कुछ इसमें से या रिवर्स पढ़ लेंगे। तो एक एक करके हम उसको अगर रिवीजन करते रहेंगे तो हमको ज़्यादा याद हो जाएगा। अब तेलंगाना में हाल फिलहाल में क्या हुआ, तेलंगाना में सीएम श्री के चंद्रशेखर राव ने एक ऑन द बर्थ एंड एनिवर्सरी ऑफ अंबेडकर साहब, उन्होंने क्या 125 फीट लंबी मूर्ति का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है इन हैदराबाद। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस वर्ष के स्टार्टिंग में संथनी कुमारी, ये एक पहली महिला सेक्रेटरी बनी थी इन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो ये कुछ तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट थे। आई होप आपने जो ये पढ़ा उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर्ड इन राजस्थान, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 3 एरियाज, सोरसन in Baran, Achkan in Jodhpur and Hamirgarh in Bhilwara as conservation reserve. The total number of reserves in Rajasthan has now 26. तो जो सोरसन है यहाँ पर जो सोरसन जो यहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं, दो इम्पॉर्टेंट प्रजाति पाई जाती हैं। पहला पाया जाता है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर पाई जाती हैं, और सेकंड ब्लैक बक्स, राजस्थान का जो राजस्थान का स्टेट एनिमल है वो भी यहाँ पर ब्लैक बक्स पाया जाता है। तो उनके कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए जो ब्लैक बक्स है वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते जा रहे हैं इन द राजस्थान। अब ये मोस्टली 200 ही पूरे विश्व में जो है बचे हुए हैं। लगातार हो रही हंटिंग, डिफोरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस की वजह से ये जो ब्लैक बक्स है इनका ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो एरिया है इसको एक कंजर्वेशन रिजर्व एरिया जो है ये डिसाइड किया गया है करने का। एंड दूसरा रहता है कंचन, जो जोधपुर में है। ये एक यहाँ पर जो है जो यहाँ पर विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं हमको डेमोसिल्स क्रेन, जिसको कुर्जन भी बोलते हैं। वहाँ के जो निवासी हैं, मतलब कि वहाँ के जो आम लोग हैं उसको कुर्जन भी कहा जाता है लोकली। तो उसको कंजर्व करने के लिए, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व होगा। किसके लिए ये होगा? डेमोसेल्स क्रेन्स के लिए इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर होगा? जोधपुर के किंजन जो एरिया है वहाँ पर उसको किया गया है। और तीसरा रहता है मीरगढ़ भीलवाड़ा। इसके बारे में भी जानकारी नहीं हुई है, गवर्नमेंट जो है वो बाद में ये क्लियरिफाई करेगी ये किस लिए इसको ऐसा कंजर्वेशन एरिया जो है किया गया है। आप ये कंजर्वेशन ए रिजर्व से क्या समझते हैं? द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एक्ट एज बफर जोन टू और कनेक्टर एंड इमिग्रेशन कॉरिडोर बिटवीन एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन एरिया। जैसे मान लीजिए ये एक नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो इसका जो कुछ दायरा होता है वो कंजर्व किया जाता है। कंजर्वेशन रिजर्व्स मतलब कि मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर जो है ये दायरा जो है इसको बना दिया जाता है। वहाँ पर किसी भी तरीके की आप या तो माइनिंग नहीं कर सकते या फिर आप कोई भी एक्टिविटी आप वहाँ पर नहीं कर सकते बिना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आपको इसमें एक परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ही आप इसके अंदर जो भी है वो एंटर या फिर कोई भी एक्टिविटी आप उसके अंदर कर पाओगे। हाल फिलहाल में आप लोगों ने, अगर आप अवेयर हों तो सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन, इसमें थोड़ा चेंजेस बदलाव किए हैं। पहली कुछ रूलिंग के अनुसार इको सेंसिटिव जोन जो है, जैसे मान लीजिए एक नेशनल पार्क है, इसके 1 किलोमीटर के अंदर
1 किलोमीटर के 4 दीवारी में ये इको सेंसिटिव जोन जो है वो स्थापना घोषित करने का गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जो कि माइनिंग होती हैं और कंस्ट्रक्शन और जो अदर एक्टिविटीज़ है जो कि हमारी इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए हार्मफुल है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इको सेंसिटिव जोन का गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग थी, और उसको अब हाल फिलहाल में उसको बदलाव किया गया है। अब इको जो सेंसिटिव जोन है अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेम नहीं रहेंगे, उसमें अलग कस्टमाइज तरीके से और फिट जैसे जैसे फिट होता है कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, जिस तरीके से उसको जैसे भी पहले था कि 1 किलोमीटर के अंदर वो रहेगा, अब जो है वो अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन आप कस्टम कर सकते हो। किसी तरह को ज़्यादा नहीं, अगर कहीं ज़रूरत होगी तो 2 किलोमीटर कर देंगे, कहीं ज़रूरत होगी तो डेढ़ कर देंगे, कहीं ज़रूरत होगी तो 200 मीटर कर देंगे। तो ये एक रूलिंग जो है अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की आई थी ऑन द इन्वायरमेंट। और जो हम आपने पढ़ा है कि ये 26 जो अब हो चुके हैं कंजर्वेशन एरियाज़, तो इसको एक बार नज़र डाल लेते हैं कि पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं राजस्थान में वो कौन से हैं। जैसे आपने पढ़ा 26 हो गए हैं। जैसे एक है बिलासपुर कंजर्वेशन रिजर्व जो है टूंक में, और ये है जोधबीड़ वाला बीकानेर में कंजर्वेशन रिजर्व, और ये खेतरी बनियाल कंजर्वेशन रिजर्व जो है झुंझुनू में, और जवेरी बंद लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कुछ इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो कि राजस्थान में है। तो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हुआ क्या है, जो सतभाया एक जगह का नाम है उड़ीसा में, वहाँ पर जो कोस्टल इरोजन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से इन लोगों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह उनको रीसेटल कर दिया गया है। कहाँ पर, बागपाटिया, यहीं पर ये जो है सेटल कर दिया गया है। तो नवीन पटनायक वहाँ के सीएम ने ये एक अब जो है कंट्री का, देश का पहला रीसेटलमेंट जो कॉलोनी जो है इन लोगों के लिए बनाएगी, जो वहाँ से जिनको वहाँ से रीसेटल कर बागपाटिया जो जगह है वहाँ पर रखा गया है। तो वहीं पर इनकी कॉलोनी बनेगी। उसके लिए 22.5 करोड़ जो है सैंक्शन किया गया है। देखिए ये चेंज की वजह से काफ़ी जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और कोस्टल इरोजन की वजह से उनको जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनके घर तक वो जो है पहुंचना शुरू हो गया है, मतलब कि वहाँ तक उसकी लहरें अब जो है उसकी वजह से उनके घर को नुकसान हो गया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उनको वहाँ से हटाकर ये बागपाटिया जो एक जगह का नाम है वहाँ पर उनको रखा गया है। अब वहीं पर उनके लिए एक कॉलोनी जो है बनाई जाएगी बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट। वेयर वॉज द फर्स्ट सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू। द डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड किश्तवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी a 2-day Sinthan Snow Festival at Sinthan मैदान किश्तवाड़। ये the two-day Sinthan Snow Festival 2023 will be host a variety of activities like bike rally, paragliding, snow trekking, fun snow activities, local cultural performance and much more। देखिए स्नो जो ये सिंथन स्नो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द हेल्प ऑफ टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 2 दिन का एक महोत्सव होगा जो कि अट्रैक्ट करने के लिए, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, कल्चरल, जैसे हमने कल पढ़ा था गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल बनाया गया। तो ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, जैसे कि बाइक रैली, पैराग्लाइडिंग, इन सब एक्टिविटीज़, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर की, उनको वहाँ पर परफॉर्म किया गया ताकि वो जो सैलानी हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। और हाल फिलहाल में हमने पढ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं कुछ कल्चरल फेस्टिवल ऑल अराउंड द इंडिया जो बनाए गए। इंडिया जो है देश है फेस्टिवल्स का है।
तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे थावे फेस्टिवल जो कहाँ बनाया गया, बिहार में बनाया गया। और हेरिटेज जैसे हमने कल पढ़ा था, हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में बनाया गया, एक कल्चरल फेस्टिवल था। गज उत्सव कहाँ बनाया गया, ये असम में बनाया गया। ये बनाया गया झारखंड में। और लूसाफोन ये भी गोवा में बनाया गया। और यशोंग ये बनाया गया मणिपुर में। बूमचू ये सिक्किम में बनाया गया। और गोरसम गोरा ये अरुणाचल में बनाया गया। और ये फेस्टिवल है, ये फ्रेंडशिप जो इंडिया भूटान की जो फ्रेंडशिप है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था। और आपको रिवाइज करने में, तो कल था इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को हम बनाते हैं इंटरनेशनल लेबर मई। क्यों बनाते हैं? द डे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वर्कर्स राइट एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर अकम्पलिशमेंट। वर्कर्स जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स, वर्कर कोई भी हो सकता है। आप जो हम काम करते हैं किसी भी कंपनी में, वो वर्कर हो सकता है। एक पुलिसमैन वो वर्कर हो सकता है, एक नर्स वो वर्कर हो सकती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो ठेला लगाते हैं वो वर्कर हो सकते हैं। कोई भी जो काम करता है वो वर्कर होता है। वर्कर राइट एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर अकम्पलिशमेंट। इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एवरी लेबर विच दे शुड गेट देयर वेलफेयर एंड बेटरमेंट। कोई भी लेबर है उसके वेलफेयर, उसके बेटरमेंट्स, उसके राइट, उसके अवेयरनेस करने के लिए, उसके जो राइट्स हैं उसको अवेयर करने के लिए कि भाई ये तेरे राइट्स हैं, और उसकी लाइफ जो है वो बेटर बनाने के लिए एज अ वर्कर जो है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो 1 मई को हम, या फिर डे है जिसको हम मनाते हैं। और कहता है इसकी हिस्ट्री ये है कि जिन 1 मई ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1886 में अमेरिका US एक वर्कर यूनियन ने कुछ यह डिमांड रखी, पहली बार ये डिमांड रखी कि हमारा जो हम काम करते हैं उसको 8 घंटे के लिए किया जाए। हम कुछ दिनों बाद शिकागो में एक जिसको बोल सकते हैं कुछ विस्फोट हुए, उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई कुछ, तो उसको कहा जाता है शिकागो इंसिडेंट। ये देखिए हर देश में ज़्यादातर मोस्टली 1 मई को मनाते हैं, लेकिन US में इसको सितंबर में मनाते हैं इस वर्कर्स डे को, कि हर देश का अपना अपना अलग अलग जो है वो मानते हैं। तो इंडिया में ये आज इंडिया में 1 मई को मनाया जाता है। द फर्स्ट लेबर डे इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड इन चेन्नई में पहली बार इसको मनाया गया इन 1923 बाय द हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी ने इसको पहली बार चेन्नई में 1923 में बनाया। मलायापुरम सिंगरवेलु चित्तिर, a communist leader, advocated that May 1st to be designated as national holiday to recognize workers' effort। तो ये इंडिया में इन्होंने ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे मलायापुरम सिंगरवेलु चित्तर, इन्होंने ये पहली बार जो है इंडिया में पहली बार इन्होंने एक प्रस्ताव दिया ये बनाने का, उसमें नेशनल हॉलीडे और वर्कर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एक प्रस्ताव रखा। तो देखिए जान लेते हैं हम, ये हमारा देखिए SSC के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सब लोगों के लिए जो SSC से ऊपर, मैं तो कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे जो वर्कर हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। तो एक बार पढ़ लेते हैं उसको। आप शायद एक जिसको इंडियन लेबर मार्केट है, आपने सबने देखा होगा इंडियन लेबर मार्केट की क्या दुर्दशा हुई थी हमारी इंडियन लेबर्स हैं, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर के लोग हैं कोरोना के टाइम, वो सब अपना जहाँ भी वो काम करते थे कुछ सोशल सिक्योरिटी, एक तो ये सोशल जो सिक्योरिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। सोशल सिक्योरिटी मींस जो भी, जैसे मान लीजिए आप सब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपको गवर्नमेंट जो है आपका खर्चा भी आय करेगी। जैसे आपको कुछ बीमारी हो जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट जो आपको हेल्प करती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं उनके पास ये सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जो वो जैसे मान लीजिए उन्होंने 2000 रुपये कमाए तो वो 2000 में ही उनको अपना, जब तक वो नेक्स्ट अर्न नहीं करेंगे वो उनको एक कमाना पड़ेगा, और उनको मतलब कोई भी
किसी तरह की कोई सुविधा किसी भी तरह की जो है वो नहीं होती है। तो ये सोशल सिक्योरिटी का जो मस्ट इशू है, क्योंकि 93% जो लगभग जो अनऑर्गेनाइज वर्कर जो हमारे देश में काम करते हैं वो इतने ज़्यादा हैं। दूसरा आते हैं अनस्किल्ड। देखिए अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर्स काफ़ी हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू जापान। आप कंपेयर करेंगे तो जापान में स्किल पर फोकस किया जाता है, कि इंडिया में स्किल पर फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पर केवल लेबर पर फोकस किया जाता है। इसीलिए इंडिया में लेबर जो है वो इतनी चीप है। रहता है सरप्लस लेबर फोर्स। देखिए इंडिया की आबादी इतना तेज़ी से बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी जो युवा शक्ति है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो सरप्लस लेबर है हमारे पास, लेकिन वो अनस्किल्ड है, तो वो किसी काम की नहीं है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो दीवार है ये बढ़ती जा रही है, ऊंची होती जा रही है। आप सबको देखा होगा आपने, गवर्नमेंट की वैकेंसीज कम हैं, जो प्राइवेट में है वो रिसेशन के नाम पर कि रिसेशन है, तो ये काफ़ी मेन प्रॉब्लम है। हमारे पास लेबर है लेकिन अनस्किल्ड है, उनको काम नहीं मिल रहा है। चौथी आते हैं जो अनअवेयर हैं, जो हमारे जो लेबर जो लॉज हैं उनसे हम लोग परिचित नहीं है, अवेयर नहीं है। ये लेबर लॉ जो लेबर डे बनाया जाता है ये अवेयर करने के लिए, जो हमारे लेबर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए उनके जो राइट्स हैं। लेकिन हमारे जो राइट्स हैं ये हमको किसी को पता ही नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो ये समस्या है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो गवर्नमेंट इस पर काम करेगी। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में ये स्कीम लाई गई, लेजिस्लेटिव ने अमेंडमेंट किया लॉ में। उस लॉ में क्या था कि 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा, और 4 डेज अ वीक, मतलब कि वीक में 4 दिन वो काम होगा। 3 दिन का ऑफ जो है वो इसमें मिलेगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो एज अ नेशनल गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ लेबर्स, क्योंकि इतना ज़्यादा लेबर फोर्स हमारे देश में है, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने पिछले हाल फिलहाल में कुछ जो स्कीम्स है वो भी लॉन्च की है। वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ई श्रम आपको पता ही होगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनका एक डाटाबेस जो है वो तैयार करेगी गवर्नमेंट। उसमें ई श्रम ये एक योजना है, ये जो कह सकते हैं पोर्टल है। उसके बाद PM श्रम योगी मानधन, ये एक स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने। और ये आम आदमी बीमा योजना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए एक बीमा योजना जो है वो उसको लॉन्च किया गया था। अब ILO जो है, जो इंटरनेशनली इस लेबर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके लॉज हैं या फिर अवेयरनेस हैं, जो प्रोग्राम्स है उसको रन करता है, वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था अक्टूबर 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके प्रेजेंट जो है, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, वो है गिलबर्ट होंगबो, जो कि एक टोंगो जो देश है उसके फॉर्मर जो है प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशन थी। इंटरनेशनल लेबर डे से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। और आज के दिन ही, अगर आपको शायद पता हो, हमारे 2 बहुत ज़्यादा फेमस नहीं कह सकते, जो आज के दिन ही 2 स्टेट्स हमारे, एक तो महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों अलग डे था, तो इनका फाउंडेशन डे भी आज है। पहले एक बॉम्बे एक जो कि बोलते हैं स्टेट हुआ करता था, उसमें से 2 स्टेट मराठी स्पीकिंग पीपल और गुजराती स्पीकिंग पीपल, उनको अलग कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया 2 स्टेट के तौर पर। तो ये भी उनके भी एक फाउंडेशन आज दिवस है इन 2 स्टेट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें आपने नई सीखी होगी। तो इसी के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी जानकारी देते रहें जो आपको आगे बढ़ने में, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद, जय भारत।